दोस्तों नमस्कार। राजनीति 360 डिग्री में कैसे घूम जाती है, मौजूदा वक्त शायद उसकी कहानी कह रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक बिसात फेल हो चली है? 2024 को लेकर मोदी और शाह के अंत की कहानी अब लिखी जाने लगी है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 में जो बिसात बिछाई गई और उसके 2 बरस पहले की परिस्थितियों में अगर मोदी और शाह को देखना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में यह सवाल उस दौर में आता ही नहीं कि प्रधानमंत्री इस देश के गुजरात के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अमित शाह वहां से निकलकर देश के गृह मंत्री बन सकते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त का सच यही है कि यह दोनों हैं, एक प्रधानमंत्री हैं और दूसरे गृह मंत्री हैं। लेकिन इस सफर पर चलने से पहले आज जरा इस बात को समझना शुरू कर दीजिए कि आज जिस राजनीतिक जमीन पर आप खड़े हैं, जमीन नहीं बदली है, राजनीति बदल गई है। और राजनीति को बदलने के तौर तरीके दो शख्स ने इस तरीके से इस देश के भीतर खड़े कर दिए जहां विपक्ष की राजनीति किसी ढहे हुए किले की तर्ज पर नजर आती थी, वह एकाएक खड़ी नजर आने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर अगर याद कीजिए तो जनवरी 2018 उस वक्त चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हुआ करते थे और पहली बार भारत के इतिहास में 4 चीफ जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर ही उस दौर में जस्टिस रंजन गोगोई ने एक सवाल किया था कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन उसके बाद जब रंजन गोगोई खुद चीफ जस्टिस बने और एक के बाद एक फैसले देते चले गए तो यह सवाल भी बड़ा होता चला गया, क्या संविधान की व्याख्या करती हुई सुप्रीम कोर्ट भी सत्ता के अनुकूल तो नहीं हो गई है? लेकिन इस सफर पे आगे निकल के जब आप मौजूदा वक्त में खड़े होंगे तो आपके सामने DY चंद्रचूड़ होंगे और उनकी अदालत में एक दो नहीं दर्जनों मामले ऐसे हैं जो सरकार के गवर्नेंस पर सवाल खड़ा करते हैं। और इससे पहले दर्जनों मामले ऐसे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो यह सवाल बार बार गूंजा, क्या अगर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई होते या दीपक मिश्रा का वक्त होता तो क्या ऐसी स्थिति होती, ऐसे फैसले होते? लेकिन इस अक्स से थोड़ा सा और आगे निकलिए और राजनीतिक तौर पर अब उस जमीन पर खड़े होने की कोशिश कीजिए जिस राजनीतिक जमीन पर एक वक्त राहुल गांधी 2019 में नारा लगा रहे थे कि चौकीदार चोर है। तब मामला राफेल को लेकर था और सुप्रीम कोर्ट ने तब चिताया था कि दरअसल यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर आप इस तरीके से कहेंगे, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब राहुल गांधी ने 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम को लेकर यह सवाल इस दौर में उठाया कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती है जो सूरत कोर्ट ने दी है। सवाल अब उसके कई कदम आगे का है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर दर्जनों मामले और राहुल गांधी द्वारा उठाए गए 2 दर्जन मामले, अगर इन सब को जोड़िएगा और मौजूदा वक्त में आप प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की राजनीतिक बिसात को परखना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है 2014 में उठाया गया हर वो बयान इस दौर में आपको प्रधानमंत्री का उल्टा लगेगा। उनकी समूची राजनीतिक बिसात ही राज्य दर राज्य आपको उल्टी नजर आएगी और एक झटके में आपको लगेगा कि आमने सामने कोई दूसरा नहीं बल्कि इनके अपने बयान ही आपस में टकरा रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि आप 2012 में चले जाइए, शुरुआती दिनों में जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए किसी नाम का ऐलान नहीं किया था। और मौजूदा वक्त की परिस्थिति ऐसी है जहां पर कहीं यह तो नहीं सोचा जाने लगेगा कि क्या वाकई बीजेपी माइनस मोदी की परिस्थिति आ जाएगी। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी के भीतर तमाम ताने बाने इस 9 बरस में और किसी ने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिछाए हैं। यहां तक कि बीजेपी का हेडक्वार्टर भी अब बीजेपी के वह लोग अपने नाम कर नहीं सकते हैं जो सोचेंगे कि हम निकल जाएं इस दायरे से, उनके हिस्से में नहीं आएगा।
तो असल कब्जा इस दौर में बीजेपी के भीतर और बाहर जिनका है, उसके अनुकूल ही 2024 की बिसात बिछ रही है। लेकिन एक तरफ इस देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो अभी भी हम जब आपसे संवाद कर रहे हैं अभी भी वो सांसद नहीं है, यानी अभी उनकी सांसदी बहाल की नहीं गई है। लेकिन एक एक चीज को परखना शुरू कीजिए। जिन बिसात को बिछाते हुए या जिस चौसर पर जो जो पासे, चाहे वो ब्लैक मनी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ अपराध का हो, चाहे वह बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर हो, चाहे इस देश में कांग्रेस के कॉर्पोरेटाइजेशन को लेकर हो, चाहे इस देश में अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ते रिश्तों को लेकर हो, चाहे इस दौर में और उस दौर में किसान और मजदूरों को लेकर राजनीतिक सत्ता को कटघरे में खड़ा करने के सवाल हो, ये सारे सवाल 2013-14 में प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने उठाए थे। लेकिन आज की तारीख में ये सारे मुद्दे उनकी अपनी छाती पर चस्पा हो चले हैं कि इन मुद्दों का समाधान आपने खोजा नहीं, उल्टे परिस्थितियां उलट लाकर खड़ी कर दी। तो क्या जिस रास्ते विपक्ष की राजनीति चल रही थी, या उनके तमाम नेता इस दौर में जो देश के अलग अलग छत्रपों के तौर पर पहचान पाए हुए हैं, कोई भी प्रधानमंत्री मोदी और शाह की बिसात के आगे टिक नहीं पा रहा था, उसको ऑक्सीजन क्या संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ मिला, या फिर दूसरी तरफ राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले या लंदन और अमेरिका जाकर भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल खड़ा किया और उसके बाद उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री को जाना पड़ा, और इस दौर में भारत की तमाम संस्थाएं पूरे तरीके से राहुल गांधी का ब्लैकआउट करके सत्ता के लिए जय जयकार कर रही थी। तो शायद अब इन परिस्थिति को समझिए कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ राहुल गांधी की अपनी राजनीति। राहुल गांधी की अपनी राजनीति को लेकर इस भ्रम में शायद अब बीजेपी को भी नहीं रहना चाहिए, या बीजेपी भी नहीं रह पा रही होगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर अपना नाम दे देंगे। ऐसी स्थिति आएगी नहीं। दरअसल यह एक ऐसी सोच है कि पहली बार जिस राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर बीजेपी ने इस देश के भीतर में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को वोट पाने के लिए परोसी, अब उसके काउंटर में इंडिया शब्द उस इंडिया के जरिए निकल कर आया जिस इंडिया के भीतर के मुद्दे यहां के नागरिकों की जिंदगी को परेशान कर रहे हैं। तो आइए एक एक पन्नों को खोलते हैं और आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए कि सोचिए हर वो मुद्दा जो इस सरकार की फेल होने की कहानी कहता है, उस पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों रहते हैं। और अगर उन सवालों को लेकर अब संसद के भीतर राहुल गांधी आवाज उठाएंगे तो राजनीतिक तौर पर उसका क्या असर होगा। और हम पन्नों को खोलें उससे पहले एक बात जहन में और रख लीजिए। जिस अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री को जवाब देना है, उसके 5 दिनों के बाद उनको लाल किले के प्राचीर से भी राष्ट्र के नाम संबोधन का है। सवाल यह है कि वह वो पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं। तो पार्लियामेंट के भीतर दिए गए भाषण और लाल किले के प्राचीर से दिए गए भाषण के बीच शायद आप कोई बहुत मोटी लकीर खींच ना पाए। लेकिन अगला सवाल यह है कि जिन मुद्दों के दायरे में प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया है, जिन मुद्दों के आश्रय कटघरे में राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर खड़ा करने की कोशिश की, अब ये दोनों कतार बड़ी हो रही है। इसीलिए जरा सिलसिलेवार तरीके से एक एक परिस्थिति को समझिए। सबसे पहले वह 2 मामले जिस पर प्रधानमंत्री चुप हैं, और यही 2 मामले सुप्रीम कोर्ट के भीतर हैं, और इन्हीं 2 मामलों पर राहुल गांधी पार्लियामेंट में कहेंगे। पहला मामला मणिपुर से जुड़ा हुआ है। मणिपुर के बारे में सुप्रीम कोर्ट को अभी भी बहुत सारे दिशा निर्देश तय करने हैं, और जो स्थिति मणिपुर की है उस पर प्रधानमंत्री की खामोशी यह देश अब बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में आ नहीं पा रहा है। राजनीति के लिए यह बहुत बड़ा हथकंडा हो सकता है जो बीजेपी आरोप लगाती है, लेकिन ऐसी राजनीति कभी नहीं देखी गई कि एक प्रदेश जल रहा है, वहां पर 2 समुदाय आपस में वार जोन की स्थिति को जी रहे हैं,
दोनों के पास हथियार लैस हैं और प्रधानमंत्री खामोश हैं। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कभी नहीं थी। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, राहुल गांधी मणिपुर घूम के वापस आ गए। तो अब पार्लियामेंट के अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी से बेहतर जो वहां के हालातों को देख समझ कर आए, कैंपों में जाकर लोगों के आंसुओं को देखा, समझा, पोछा, उनकी जिंदगी से जुड़ने का प्रयास किया, वह जिन शब्दों को कहेंगे और दिल्ली में बैठकर, मणिपुर से कोसों दूर बैठकर उस हकीकत को राजनीतिक तौर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे, दोनों में अंतर होगा और यह देश सुनने को तैयार है। दूसरी स्थिति बनती है अडानी कांड के जरिए। अडानी कांड पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं कहे। 14 तारीख को सेबी की रिपोर्ट भी आ जाएगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को आगे तय करना है कि अडानी कांड को लेकर जो एक झटके में 12 लाख करोड़ का वैल्यूएशन का खेल हो गया, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, दोषी कौन होगा। और सेबी की रिपोर्ट कहीं खुद को बचाने के लिए तो नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो सरकार के अधीन है। तो किस दिशा में सुप्रीम कोर्ट जाता है, किस दिशा में प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और किस दिशा में राहुल गांधी फिर से यह सवाल खड़ा करते हैं कि अडानी आखिर कौन लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी के। हो सकता है फिर कोई नई तस्वीर आ जाए, हो सकता है इस दौर में फिर कोई नया बयान आ जाए, कोई नया फैक्ट आ जाए पार्लियामेंट के भीतर, तब क्या होगा। यानी ये दो मामले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा किए हुए हैं, सरकार खामोशी बरते हुए है, राहुल गांधी इस सवाल को लगातार उठा रहे हैं। उसके बाद आइए सुप्रीम कोर्ट के भीतर हर वो मामला जो मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता की राजनीतिक बिसात की कहानी कहता है। उसमें एक बड़ा मामला महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का है। उस पर भी फैसला आना है। जो 14 विधायक थे उनको अयोग्य घोषित किया जाए या ना किया जाए, स्पीकर की रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद यह भी तय होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से वहां पर पदस्थ हैं। यह भी कह चुका है कि उस दौर में राज्यपाल की भूमिका पूरे तरीके से असंवैधानिक रही, यानी यह सरकार ही गैर कानूनी तरीके से महाराष्ट्र को चला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इंडिकेशन दे दिया। अब सवाल यह है कि फैसला आने वाला है और इसके ठीक समानांतर दिल्ली के मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, उनको लेकर, उनकी जमानत को लेकर ईडी को जो भेजा गया है दस्तावेज और उनसे जो जवाब मांगा गया है, वह इस बात पर टिका हुआ है कि आपने, ईडी से पूछा गया है, मनी ट्रेल कहां दिखाया। जिस मनी ट्रेल का जिक्र है वो है ही नहीं। यानी सब कुछ फैसला हो जाता है लेकिन उसके पीछे की कहानी कोई नहीं कहता है। जैसे 2 बरस की सजा दे दी गई, लेकिन क्यों दी गई 2 बरस की सजा राहुल गांधी को, सूरत कोर्ट ने नहीं कहा, गुजरात हाई कोर्ट ने चुप्पी थाम ली, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया तो सरकार इधर उधर देखने लगी, फुसफुसाहट होने लगी। कुछ ऐसी ही परिस्थिति क्या हर मामले को है जो राजनीतिक तौर पर जुड़ी है। क्योंकि एक मामला और याद कर लीजिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया था जिस अधिकारी की नियुक्ति आप करते हैं उस अधिकारी की नियुक्ति जब हो जाएगी तो वो आप ही से सवाल कैसे करेगा, क्योंकि नियुक्त तो आप ही ने किया है। और इस पर सरकार इधर उधर देखने लगी, तब नियम कायदे नए बनाने पड़े। अपनी मर्जी से नियुक्ति मत कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दौर में सरकार की उस बात को भी माना जहां देश पर आंच ना आए। सोचिए जरा, ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति को गैर कानूनी ठहराया, बावजूद इसके सरकार ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि नियुक्ति कर दीजिए, 3 महीना और एक्सटेंशन दे दीजिए, अन्यथा भारत को लेकर जो बाहर एक परसेप्शन है वो गड़बड़ बन जाएगा, वो नहीं बनना चाहिए। तो प्रतिष्ठा का सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रतिष्ठा का सवाल है तो ठीक है, 15 सितंबर तक उनको बना देते हैं। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट के भीतर अगर मणिपुर है तो हरियाणा भी है, अगर महाराष्ट्र है तो बंगाल के स्कैम भी हैं, धारा 370 को लेकर बहस चल रही है, ज्ञानव्यापी को लेकर लगातार दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। यह सारी परिस्थिति बतलाती है कि एक के बाद एक संवैधानिक दायरे में कौन सा रास्ता सही है, अब यह सुप्रीम कोर्ट बताने की स्थिति में आ गया है, जहां पर केंद्र ने इस दौर में फेडरल स्ट्रक्चर पूरे तरीके से धराशायी किया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और उन फैसलों को लेकर सरकार के गले की फांस अब लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है।
लेकिन इसके ठीक समानांतर राहुल गांधी ने 1 दर्जन से ज्यादा मुद्दों को उठाया है। अगर आप मुद्दों की फहरिस्त देखें तो देखिए मणिपुर, अडानी कांड, बैंक का एनपीए, बैंकों का डूबना, कॉरपोरेट का कर्ज लेकर भाग जाना, पीएसयू को बेच देना, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इस देश के भीतर होना, एमएसएमई का लगातार डगमगाते हुए इस देश में कुछ भी नहीं कर पाना, तो रोजगार कहां से पैदा होगा। अंबानी अडानी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि स्वस्थ प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा जो होती थी कॉरपोरेट में, वह भी आपने खत्म कर दिया। जो ईडी और सीबीआई का मसला था, उसको लेकर यहां तक मामला आया कि हेराल्ड केस में 5 दिनों तक 50 घंटे किसी दूसरे से नहीं, राहुल गांधी से पूछताछ हुई और राहुल गांधी ने कहा अगर दोषी हैं तो गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया। और तमाम मामलों में जो ईडी के पास पूरे मामले हैं, उसमें भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है, सिर्फ पूछताछ होती है, एक मैसेज कन्वे होता है। यह मैसेज कन्वे करने की परिस्थिति में इस देश की इकोनॉमिक परिस्थिति कैसे डामाडोल हुई, यह IL&FS के स्कैम के बाद उसके 95,000 करोड़ के डूबने की बात की कहानी है। बैंक का डूबना, लक्ष्मी वैश्य बैंक हो, यश बैंक हो, या फिर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक हो, इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चाइना को लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, जो आरएसएस के प्रोपेगेंडा पर सीधा वार किया, डेमोक्रेसी को लेकर सवाल खड़ा किए कि भारत के भीतर नफरत, घृणा, केरोसिन लेकर कैसे चलने की परिस्थिति है। अब याद कीजिए कि 2014 के बाद जब 2019 के चुनावी मैदान में राहुल गांधी जा रहे थे, तो उनके पास 3 ही मुद्दे थे। एक नोटबंदी का था, एक जीएसटी का था जो गब्बर सिंह टैक्स उन्होंने शब्द लगाया, और तीसरा राफेल का था जिस पे उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है। अब सवाल यह है कि उस दौर में 3 मामले थे, और 2019 की परिस्थिति और 2024 की परिस्थिति, सारी चीजें एक साथ जब मिलाइएगा तो समझ में आएगा कि जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले जिन मुद्दों को लेकर जो बातें रखी थी देश के सामने, आज की तारीख में उसी के कटघरे में खुद प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। और इसी बात को लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से यह बात निकल रही है, और राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी सरकार को कटघरे में खड़ा करके इन्हीं बातों को सामने रखते चले आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिस बात का जिक्र है कि क्या राहुल गांधी इतनी ताकतवर शख्स के तौर पर उभर चुके हैं या उभर रहे हैं, इसमें एक चीज और समझनी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी की अपनी स्ट्रेटजी फेल हुई है। वह सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हो या फिर राजनीतिक मैदान का हिस्सा हो, और इस पूरे प्रोसेस में चाहे वह करप्शन हो, ब्लैक मनी हो, एंटी किसान मजदूर की उनकी अपनी छवि बनती हुई हो, जो करप्शन में और करप्ट पॉलिटिशियन को साथ लेकर सरकार बनाने का हुनर था वह भी सामने आ गया, विधायकों की खरीद फरोख्त भी खुलकर सामने आ गई। यानी राजनीतिक तौर पर ऐसी परिस्थिति भारत के किसी प्रधानमंत्री की निजी तौर पर नहीं रही होगी। अगर मनमोहन सिंह को भी याद कीजिए तो उस दौर में आपको कई स्कैम नजर आएंगे, और स्कैम को लेकर हमला पार्लियामेंट के भीतर और बाहर लगातार हो रहा था। लेकिन जो एक लंबी फहरिस्त है जिसमें देश को कौड़ियों के मोल, यहां के अपनी संपदा को कौड़ियों के मोल, कॉरपोरेट को बेचने का आरोप, क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप पहले लगते थे, लेकिन खुले तौर पर कॉरपोरेट के लिए ही हम बिसात बिछाएंगे और उन्हीं के लिए काम करेंगे, ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। यह भी समझना होगा कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है, जो एक लिहाज से कौन पैसा दे रहा है, ब्लैक मनी कैसे आ रही है, या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो पैसा देने वाले, जो डोनेशन करने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, उनको क्या लाभ मिलता है, अब ये सारे सवाल भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। वहां पर भी इस पे फैसला आने वाला है, और यह एक ऐसी परिस्थिति है जो बनाई गई, क्या उसका सिर्फ लाभालाभ बीजेपी को हुआ है? यह सारी परिस्थिति दरअसल उस नैरेटिव या उस साख से जुड़ी हुई है, जिस नैरेटिव और जिस क्रेडिबिलिटी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चल रहे थे 2014 से, और 2019 तक आते आते इस देश की इकोनॉमी जो 2012 तक किसी तरीके से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तब के दौर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की इकोनॉमी को जो मजबूत किया था, वो 12 के बाद से डगमगाती और 19 में आते आते पूरे तरीके से धराशायी होती है, और फिर कोविड काल के बाद तो वो संभलना तो दूर और बिखरती चली जाती है। इसीलिए ध्यान दीजिए, जो प्रोपेगेंडा पर खर्चा है, जो विज्ञापन पर खर्चा है,
जो अलग अलग तरीके से अपने प्रचार पर खर्चा है और सिर्फ अपनी छवि को बरकरार रखने पर खर्चा है, वह न सिर्फ बढ़ा बल्कि इस दौर में अलग अलग माध्यमों से सरकार ने इसी को अपना सबसे बेहतरीन लक्ष्य मान लिया, इसी आसरे जीना है। यानी चेहरा किसका? प्रधानमंत्री मोदी का। छवि किसकी? प्रधानमंत्री मोदी की। पॉलिसीज किसकी? प्रधानमंत्री मोदी की। गवर्नेंस किसकी? प्रधानमंत्री मोदी की। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में माहिर कौन? प्रधानमंत्री मोदी। इकोनॉमी को ठीक कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी। इस देश के भीतर में वंदे भारत ट्रेन कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री मोदी। और ध्यान दीजिए, जो सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो उसके बाद जो तमाम मुद्दों को लेकर मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में सरकार जब हर फ्रंट पे फेल नजर आने लगी, चाहे वो बालासोर का एक्सीडेंट हो, चाहे दूसरी तरफ इस दौर में डगमगाती हुई इकोनॉमी के आसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ना रोजगार निकल पाना हो, एमएसएमई के हजारों एमएसएमई का बंद हो जाना हो, तो फेल कौन हुआ? और फेल अगर हो रहा है लेकिन प्रोपेगेंडा अगर चकाचौंध का चल रहा है, तो सवाल दूसरा था, इस दौर में कोई पॉलिटिशियन क्या निकल के आएगा जो चुनौती देगा मौजूदा सरकार और सत्ता को, लेकिन खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस देश के एक बेसिक स्ट्रक्चर को सामने रखने के लिए कि इंडिया का आइडिया क्या होना चाहिए। वह अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ रहना चाहिए, नफरती बोल रहने चाहिए, हिंदू मुस्लिम की आवाज सिर्फ गूंजती रहनी चाहिए, क्या होना चाहिए। और यही भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो स्लोगन निकल के आया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आ रहे हैं, यूं ही यह शब्द निकल कर नहीं आया। राजनीति ने इस शब्द को और जनता ने इस शब्द को पसंद किया, इसीलिए यह एक स्लोगन की तर्ज पर आया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक के बाद जो आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि संविधान जिंदा है, यह शब्द कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जब फैसला राहुल गांधी के हक में आया। संविधान जिंदा है और उसके साथ जब अलग अलग राजनीतिक परिस्थिति को समझिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश के भीतर में जो सवाल अब उठने लगे हैं, उसमें राहुल चेहरा नहीं, चेहरा इंडिया है। राहुल का कद बढ़ रहा है, राज्यों पर कांग्रेस का कब्जा बढ़ते चला जाएगा। और यह एक ऐसी बिसात है जिसके दायरे में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी या बीजेपी के सामने क्या मुश्किल आने वाली है, यह पूरी कहानी कहते हैं। और यूं ही राहुल के साथ ममता, केजरीवाल, नीतीश कुमार, एम.के. स्टालिन, लालू यादव, पवार, उद्धव ठाकरे या वामपंथी नहीं जुड़े। वो जान रहे हैं कि इस दौर में प्रभावी व्यक्ति कौन है, साख किसकी है। और शायद इसीलिए जब आप टटोलना शुरू कीजिएगा, तो कांग्रेस की मजबूती एक झटके में समूचे विपक्ष को बहुत आगे बढ़ा देती है, लेकिन कांग्रेस का कमजोर होना समूचे विपक्ष को हाशिए पर ले जाता है। क्योंकि 200 से ज्यादा सीटों पर, यानी 209 सीटों में से 180 सीट बीजेपी जीत जाए, जो इससे पहले के चुनाव में था जहां आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी थी, अगर वहां स्थिति आधे आधे पर भी आकर खड़ी हो जाती है, तो एक झटके में 2024 के अंत की कहानी तो कह दी गई। और अगर ऐसा हो रहा है, तो अगर परिस्थितियों को समझिए, महाराष्ट्र और बिहार के भीतर गठबंधन हो चुका है। यहां की कुल 88 सीटों में से 40 सीट बीजेपी ने जीती, 40 सीट उनके सहयोगियों ने जीती। यानी शिवसेना ने 18 सीट और उधर जनता दल यूनाइटेड और रामविलास पासवान की पार्टी ने 22 सीट, इन्होंने भी 40 सीट जीती। यानी 88 में से 80 सीट जहां पर बीजेपी को लाभ मिला था, वहां पर गठबंधन हो गया, डगमगाहट शुरू हुई। उसके बाद सवाल था बंगाल, केरल, पंजाब, दिल्ली। यहां पर 27 सीट बीजेपी ने जीती है 82 में से। यहां बंगाल में सबसे ज्यादा 18। डावाडोल स्थिति यहां पर भी, डावाडोल स्थिति दिल्ली में भी होगी। दिल्ली भी बहुत नजदीके सी चीजों को परख रही है। फिर तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जहां पर 3 छत्रप है, यहां बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 12 सीट है। यह स्थिति भी डगमगाएगी। यानी जब ऐसी लकीर बनती चली जा रही है जो अब बता रही है कि मोदी के बदले कौन का सवाल नहीं है, मोदी वर्सेस इंडिया का सवाल अगर बड़ा हो रहा है और राहुल गांधी सबसे प्रभावी तौर पर उभर रहे हैं, तो क्या राहुल को मौजूदा वक्त में गांधी के तौर पर या नेहरू के तौर पर, यह स्थिति भी आ सकती है।
2024 को लेकर, लेकिन एक बड़ी भूमिका इस देश के इंस्टीट्यूशंस जब निभाते हैं तो तानाशाही नहीं चलती है और तानाशाही का मॉडल ढहढहा कर गिर जाता है। संविधान ने भारत के भीतर तानाशाही को इसीलिए नहीं खड़ा होने दिया क्योंकि यह चेक एंड बैलेंस खोजता था, और चेक एंड बैलेंस की स्थिति जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, वैसे ही विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने जिन सवालों को उठाया, उन सवालों को संवैधानिक मान्यता मिली है और एक झटके में मोदी का जो तानाशाही मॉडल था उस पे ताला लगने लगा है। यह शायद उल्टी गिनती की एक शुरुआत कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।